प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी वसंत और हिंदी व्याकरण उप विषय पाठ 3 हिमालय की बेटियां जो कि वसंत पुस्तक का है और उसके साथ संवाद लेखन, इन दोनों का व्याख्यान एक है ये। और आज इस एक व्याख्यान में ही हम इन दोनों चीज़ों की यानी कि पाठ 3 हिमालय की बेटियां जो कि वसंत पुस्तक का है उसकी और संवाद लेखन की दोहराई करेंगे। पाठ 3 हिमालय की बेटियां में हमने पढ़ा था। बेटा, मैंने आपको हिमालय की बेटियां पाठ पढ़ाया। इस पाठ में हमने क्या जाना कि जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनका यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। किसका मानवीकरण किया गया है? जैसे हिमालय पर्वत जो कि एक निर्जीव वस्तु है, सजीवपन उसमें नहीं है, लेकिन उसको भी पिता का रूप देकर उसका क्या कर दिया गया? मानवीकरण कर दिया गया। फिर हमने इस पाठ में जाना कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों का भी मानवीकरण हुआ है। किस रूप में हुआ? उनकी बेटियों के रूप में। फिर हमने नदियों के भिन्न भिन्न रूपों को जाना कि जब हिमालय की गोद में नदियां हैं बेटियों के रूप में, तब वो कितनी खिलखिलाती हैं, खेलती हैं, अटखेलियां करती हैं और अटखेलियां करती हुई दूर तक पहुंच जाती हैं। उसके बाद हमने जाना कि जब वो जाकर सागर में मिल जाती हैं तब उनका रूप कितना ही बदल जाता है। जब समतल मैदानों में होती हैं तब उनका रूप कुछ अलग ही होता है और जब घने जंगलों में होती हैं तब उनका रूप कुछ अलग ही होता है। फिर हमने जाना सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो कि देखो नदियां सारी हिमालय से निकली हैं, लेकिन सिंधु और ब्रह्मपुत्र को क्या कहा गया है? ऐतिहासिकता के आधार पर इन दोनों नदियों को नद यानी पुल्लिंग रूप दे दिया गया, नद कहा गया है। और ये ऐसी महानदियां हैं जिसमें जो है हिमालय की बर्फ जो है पिघलती है, वो सारा पानी इनमें जाता है, इनसे अन्य नदियों में। और ये सारी दोनों जो हैं कहाँ जाके मिल जाती हैं? सागर में मिलती हैं अन्य नदियों के साथ। तो यहाँ पर हमने सिंधु और ब्रह्मपुत्र का महत्व क्या है वो भी जाना। उसके बाद हमने जाना समुद्र का दामाद के रूप में मानवीकरण किया लेखक नागार्जुन जी ने। लेखक नागार्जुन जो हैं उन्होंने यहाँ पर हिमालय का मानवीकरण किया पिता के रूप में, हिमालय से निकलने वाली नदियों का मानवीकरण किया उनकी बेटियों के रूप में। फिर उन्होंने समुद्र को अपना दामाद कहने में भी कोई झिझक महसूस नहीं की और फिर उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने किसी ऐसी निर्जीव वस्तु या प्राकृतिक वस्तु का मानवीकरण किया हो। उनसे पहले भी कई कवि, कई लेखक ऐसे हैं जिन्होंने प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीकरण किया है। उन्होंने उदाहरण के रूप में हमें जो है किसके बारे में बताया था? महाकवि कालिदास के बारे में। उन्होंने बेतवा नदी को क्या कौन सा रूप दिया? प्रेयसी का रूप। इसी तरह काका कालेलकर जी, उनके बारे में बताया। उन्होंने नदियों को क्या कहा? लोक माता। लोक मायने संसार और लोक की माता अर्थात संसार की प्यास बुझाने वाली माता कौन होती है? जो भरण पोषण करती है। तो वो नदियां भी जो हैं मनुष्य को अपने जल से भरण पोषण करती हैं उनका। उसके बाद अंत में हमने पढ़ा कि तिब्बत में थॉलिंग एक स्थान है, वहाँ पर लेखक गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी के किनारे वो बैठे और वहाँ पर बैठकर अब उन्होंने अपने पैरों को उसके पानी में डाला और पानी में डालने के बाद उन्हें जो मन की शांति और मन बड़ा उनका प्रसन्न हुआ, तो उन्होंने कुछ पंक्तियाँ भी गाई, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। याद आ गया होगा आपको। तो हमने यहाँ पर जाना कि उन्होंने सतलुज नदी का किस रूप में मानवीकरण किया? बहन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पाठ को पढ़ा कि पाठ में लेखक नागार्जुन जी ने किस किस का किस किस रूप में मानवीकरण किया।
तो फिर से एक बार कर लेते हैं। उन्होंने किसका मानवीकरण किया? हिमालय पर्वत का पिता के रूप में, उससे निकलने वाली नदियों का उसकी बेटियों के रूप में, फिर समुद्र का दामाद के रूप में, सतलुज नदी का बहन के रूप में। तो बेटा मैंने आपको प्रश्नोत्तर दिए थे, तो अब हम अपने प्रश्नोत्तर की दोहराई करते हैं। लेखक ने हिमालय पर्वत की बेटियां किन्हें कहा है? बहुत सारे प्रश्नोत्तर हमने डिस्कस किए। इस पाठ के में जो है 3 व्याख्यान थे। इसके चौथे व्याख्यान में आपने सारे अभ्यास प्रश्नोत्तर किए, तो 4 व्याख्यान इस पाठ के थे जिनमें मैंने आपको गृह कार्य भी दिया। तो बहुत से प्रश्न जो हैं आप कर चुके हैं इसमें। तो आज उन्हीं प्रश्नों की चर्चा एक बार पुनः हम यहाँ करते हैं। ये दोहराई कार्य है तो उनको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। लेखक ने हिमालय पर्वत की बेटियां किन्हें कहा है? प्रश्न है, लेखक ने हिमालय पर्वत की बेटियां किन्हें कहा है? उत्तर है, लेखक ने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों को उसकी बेटियां कहा है। किसे कहा? हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों को। लेखक ने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों को उनकी बेटियां कहा है या उसकी बेटियां कहा है। प्रश्न 2, हिमालय पर्वत पर चढ़कर लेखक नदियों को किस रूप में देखते हैं? प्रश्न फिर से दोहरा रही हूं मैं। हिमालय पर्वत पर चढ़कर लेखक नदियों को किस रूप में देखते हैं? उत्तर है हमारा बेटा, हिमालय पर्वत पर चढ़कर लेखक नदियों को समतल मैदानों में उनके विशाल और विस्तृत रूप में, विस्तृत का अर्थ भी फैला हुआ है, विशाल मायने बड़ा, तो नदियों को कहाँ से, अब जो है लेखक नागार्जुन जी कहाँ से देख रहे हैं? जब दूर से देख रहे हैं तो हिमालय पर्वत से निकल रही थी, अब हिमालय पर्वत के पास पहुंचकर उन नदियों को देख रहे हैं तो वो नदियां उन्हें कहाँ दिख रही हैं? समतल मैदानों में, और समतल मैदानों में वो फैल गई हैं, उन्होंने विशाल रूप ले लिया है। तो उत्तर है हमारा, हिमालय पर्वत पर चढ़कर लेखक नदियों को समतल मैदानों में उनके विशाल रूप में देखते हैं। प्रश्न 3, लेखक के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव हैं? लेखक के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव हैं? तो प्रश्न से ही लेंगे पहले आप। लेखक के मन में नदियों के प्रति श्रद्धा के, कैसे के स्थान पर क्या आएगा? श्रद्धा के भाव हैं। लेखक के मन में नदियों के प्रति श्रद्धा के भाव हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, लेखक को नदियां किसकी भांति प्रतीत होती हैं? लेखक को नदियां किसकी भांति प्रतीत होती हैं? लेखक को नदियां हिमालय की बेटियों की भांति प्रतीत होती हैं। नदियां वैसे यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं कि हिमालय पर्वत की बेटियों की तरह तो दिखाई दे ही रही हैं। संभ्रांत महिला आपने शब्द पढ़ा हो तो उसकी भांति भी दिखाई देती हैं। लेखक को नदियां हिमालय की बेटियों की भांति या संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती हैं। लेखक किसके कंधे पर चढ़ा? लेखक किसके कंधे पर चढ़ा? उत्तर है, लेखक हिमालय पर्वत के कंधे पर चढ़ा। प्रश्न 5 फिर से करते हैं। लेखक किसके कंधे पर चढ़ा? लेखक हिमालय पर्वत के कंधे पर चढ़ा। अब बेटा अभ्यास के कुछ प्रश्नोत्तर दोहराते हैं हम यहाँ पर। हमारा अभ्यास में जो है पहला प्रश्न था, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? प्रश्न, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है। मां किसने माना है? काका कालेलकर जी ने लोक माता माना, ठीक है, लेकिन लेखक नागार्जुन जो है उन्हें किन रूपों में देखते हैं? तो प्रश्न से ही उत्तर पहले हम लेंगे। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें बेटियों, प्रेयसी,
व बहन के रूप में देखते हैं। बेटियों के रूप में उन्होंने देखा, प्रेयसी के रूप में उन्होंने देखा, पत्नी के रूप में उन्होंने देखा, बहन के रूप में उन्होंने देखा। तो यहाँ लेखक नागार्जुन उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में, और आप यहाँ ऐड भी कर सकते हैं, बेटियों, पत्नी, प्रेयसी, बहन आदि के रूप में देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय पर्वत की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी माना गया है। फिर से पढ़ रही हूँ बेटा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय पर्वत की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी माना गया है। नंबर 2, इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप विशाल और विराट है। नंबर 3, इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का संगम होता है। तीसरा पॉइंट, इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का संगम होता है। नंबर 4, इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। अंतिम फिर से पढ़ रही हूँ बेटा मैं पॉइंट, इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। अभ्यास प्रश्न 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? उत्तर है बेटा, नदियां युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। नदियां युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये युगों से एक माँ की तरह ही हमारा भरण पोषण करती हैं। किसकी तरह? माँ की तरह। कैसे? क्योंकि इनका जल जो है भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका रखता है। फिर जो लोग मैंने संसार में रहने वाले लोग हैं उनकी प्यास बुझाती हैं, उन्हें जल की कमी नहीं होने देती। तो ये युगों से एक माँ की तरह ही हमारा भरण पोषण करती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए नदियां माता के समान कल्याणकारी हैं। इसलिए नदियां माता के समान क्या हैं? कल्याणकारी है। तो काका कालेलकर जी ने इन्हें क्या कहा है? अतः काका कालेलकर ने इन्हें लोकमाता कहा है। अतः काका कालेलकर ने इन्हें लोकमाता कहा है। अगला अंतिम अभ्यास प्रश्न, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है बेटा? एक तो हिमालय की अनुपम छटा, दूसरा नदियों की अटखेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की और जंगलों की, सफेदा कैल सरों से भरे जंगलों की। तो यहाँ पर हम फिर से अब मैं उत्तर पढ़ रही हूँ बेटा। हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की अटखेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, सफेदा कैल और सरों से भरे
जंगलों की प्रशंसा की है। प्रश्न, काका कालेलकर ने नदियों को क्या नाम दिया है? काका कालेलकर ने नदियों को क्या नाम दिया है? तो काका कालेलकर ने नदियों को, अभी हमने पढ़ा अभ्यास प्रश्न में, लोक माता नाम दिया है। महाकवि कालिदास ने किस नदी का और किस रूप में वर्णन किया है? प्रश्न, महाकवि कालिदास ने किस नदी का और किस रूप में वर्णन किया है? उत्तर है हमारे पास, महाकवि कालिदास ने बेतवा नदी का और प्रेयसी के रूप में वर्णन किया है। किसका किया है बेटा? बेतवा नदी का। और रूप कौन सा दिया है उन्हें? प्रेयसी का। महाकवि कालिदास ने बेतवा नदी का और प्रेयसी के रूप में वर्णन किया है। लेखक ने सतलुज नदी का मानवीकरण किस रूप में किया है? लेखक ने सतलुज नदी का मानवीकरण किस रूप में किया है? तो बेटा उत्तर है, लेखक ने सतलुज नदी का मानवीकरण बहन के रूप में किया है। लेखक ने सतलुज नदी का मानवीकरण बहन के रूप में किया है। अब बेटा है हमारे पास संवाद लेखन। हमने पाठ 3 हिमालय की बेटियां, इसका हमने सार पढ़ा। अभी मैंने आपको फिर से दोहराई कराई, पाठ को बताया। उसके बाद हमने इसके 4 अभ्यास प्रश्न किए और उसके अलावा कुछ अन्य प्रश्न भी किए। संवाद लेखन गृह कार्य करने के संबंध में पिता और पुत्र का संवाद। संवाद लेखन आपने किया। संवाद लेखन लिखते समय हमें कुछ ज़रूरी बातें जो ध्यान में रखनी हैं उनको हमने पढ़ा। संवाद कहते किसे हैं? तो संवाद क्या होता है? 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच हुई जो बातचीत है वो क्या कहलाती है? वो संवाद कहलाती है। संवाद लेखन लिखते समय हमें जो बातें ध्यान में रखनी है, एक तो हमारे जो वाक्य हैं वो संक्षिप्त होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि जो सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाएं। भाषा सरल होनी चाहिए। हमें जो है लंबे वाक्य नहीं लेने और कौतूहल पैदा हो जिस संवाद में, देखो जिससे पढ़कर रोमांचक तो हो जो, लेकिन उसके साथ साथ कौतूहल भी पैदा हो, ऐसा संवाद होना चाहिए। तो आज एक उदाहरण मैंने और लिया है बेटा। संवाद लेखन गृह कार्य करने के संबंध में पिता पुत्र का संवाद। पिता, आयुष कहाँ जा रहे हो? आयुष, पिताजी मैं खेलने जा रहा हूँ। आयुष कहाँ जा रहे हो? पिताजी मैं खेलने जा रहा हूँ। पिता, क्या तुमने अपना विद्यालय से मिला गृह कार्य पूरा कर लिया? आयुष, नहीं अभी नहीं किया। पिता, तो पहले अपना गृह कार्य पूरा करो फिर खेलने जाना। आयुष, पिताजी खेल कर लूंगा। एक बार फिर से पढ़ रही हूँ बेटा मैं। पिता, क्या तुमने विद्यालय से मिला गृह कार्य पूरा कर लिया? आयुष, नहीं अभी नहीं किया। पिता, तो पहले अपना गृह कार्य पूरा करो फिर खेलने जाना। आयुष, पिताजी खेल कर लूंगा। पिता, नहीं बेटा पहले पढ़ लो फिर खेलने जाना। आयुष, अच्छा पिताजी मैं पहले पढ़ लेता हूँ फिर खेलने जाऊंगा। पिता, शाबाश बेटा। अब बेटा आपको जो है आपने ये संवाद लेखन किया, इसके साथ साथ पार्ट 3 की दोहराई की। तो अब आपका गृह कार्य क्या है? एडक्वाक साइट पर आपको इससे संबंधित एक असाइनमेंट दिया जाएगा। उस असाइनमेंट को आप किस में करेंगे बेटा? उस असाइनमेंट को आप रफ कॉपी में करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में।